धारचूला नगर में गहराया पेयजल संकट। गंदे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान। कई दिनों से कुछ घरों में नहीं आ रहा पानी। धारचूला नगर में बुधवार से लगातार हो रही गंदे पानी की आपूर्ति से हजारों लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। पूर्व सभासद प्रेमा कुटियाल ने बताया कि शिव मंदिर वार्ड में 2 दिनों से गंदा पानी आ रहा है। वहीं नीटू ने कहा कि कुटियाल खेड़े के कई स्थानों में पिछले 10 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सभासद शकुंतला आगारी ने बताया कि घरदार वार्ड के कई घरों में गंदा पानी आ रहा है और 3 दर्जन से अधिक घरों में पानी की नियमित सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। लक्ष्मण कुटियाल, श्यामचंद्र खरकवाल ने बताया कि मल्ली बाजार क्षेत्र में 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हैं। सभासद रेखा देवी ने कहा कि ग्वालगांव क्षेत्र में 2 दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा गंदे पानी की आपूर्ति के चलते लोग स्वच्छ जल के लिए कई स्थानों पर लाइन लगाकर पेयजल भरते नजर आए। आपको बताते हैं कि गंदे पानी की आपूर्ति से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी सता रही हैं। देखिए, जो सरकार का शासनादेश आया है, जिस प्रकार से सीटों का आवंटन हुआ है, आरक्षण का आवंटन हुआ है, उससे बहुत सारे ग्राम सभा के लोग क्षुब्ध हैं। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हमारे ग्राम सभा को लिया जाए, ग्राम सभा नाभी, जिसमें उत्तराखंड का गठन होने के बाद पिछले 25 सालों में 4 बार महिलाओं के लिए सीट आवंटन हुआ है। इसमें बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे, जिन्होंने पिछले 15-20 सालों से जो प्रधान की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। और नाभी में तो ये तीसरी बार है जब महिला सीट का आवंटन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खामी ये है कि ग्राम सभा नाभी में एसटी के अलावा कोई भी दूसरी जाति के लोग नहीं रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम चक्री प्रणाली की भी अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत अगर वहाँ पर दूसरे जाति के लोग नहीं रहते तो एसटी और महिला के बीच में चक्री प्रणाली के आधार पर सीट का आवंटन होना था। लेकिन हम लोग क्षुब्ध हैं क्योंकि पिछले 3 बार लगातार महिला सीट आया है। महिलाओं का सम्मान करते हैं। 50% जो सरकार ने महिलाओं को आरक्षण के लिए जो सीटें आवंटन किया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन 3 बार लगातार महिला का आने से हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो क्षुब्ध हैं। और पहली बार यहाँ एसटी महिला ब्लॉक प्रमुख के लिए सीट आरक्षित हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये स्वागत योग्य है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आज़ादी के बाद धारचूला ब्लॉक गठन होने के बाद मुझे लगता है कि ये पहली बार महिला एसटी के लिए आरक्षित हुआ है, तो वो स्वागत योग्य है। जिसमें हमारी जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति, उन लोगों की प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित होंगी उससे, और हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन ग्राम प्रधान वाला जो थोड़ा है, उसमें थोड़ा सा सरकार को सोचने के लिए सोचना ज़रूरी है। नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने वाले शिक्षक को थाना गंगोलीहाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 18/6/2025 को थाना गंगोलीहाट क्षेत्र के अंतर्गत निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री का उसके शिक्षक केसरलाल द्वारा उसके घर में अकेला देखकर उसका शारीरिक शोषण किया गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। तहरीर के आधार पर थाना गंगोलीहाट में आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 351, 3, 65, 1, 75 BNS व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना अध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अपर उप निरीक्षक नरेंद्र पाठक, हेड कांस्टेबल देश दीपक, चालक आन सिंह द्वारा उक्त अभियुक्त केसरलाल पुत्र हरराम निवासी खेतीगाड़ा थाना गंगोलीहाट पिथौरागढ़ को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में सीओ गोविंद बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में मामले की जांच विवेचना की जा रही है। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। मानदेय कर्मियों को धारचूला में वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। बाल विकास कार्यालय में गुरुवार को उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी दीवान बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा नवनियुक्त 49 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। संचालन सुरेश परिहार ने किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार, हेमलता जंग, नेहा धामी, भागीरथी, बबीता, सीमा, जानकी, भावना कुंवर, ममता ग्वाल, करिश्मा दानू, धर्मावती देवी, नैना धामी, हरना पूजा, मोनिका, हिमानी, हीरा आदि मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो कोई भी माँ बाप अपने पूरा ज़िंदगी खून पसीना लगा के बच्चों को भरण पोषण करता पालता है, बच्चों के लिए। और वो बच्चा इतना जवान हो गया, पढ़ लिख के 22-23 साल का लड़का,
और उसका मर्डर होना जो है उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है और उसको किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो आरोपी है उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और अधिकतम उनके कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो उस दिन जो लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ में, जैसे कहते हैं कि एक लड़का और था उनके साथ में जो उनको घर से बुला के लाया और लड़ाई के समय भी जो है वही जो है उनको बुला के ले गया। तो उस लड़की की भी हम कहते हैं कि वो लड़का जब ऐसी घटना घट रही थी तो थाने में क्यों नहीं गया, पुलिस में जाते, पुलिस से रिपोर्ट करते, सहयोग मांगते, तो बेचारा जो उस युवक की जान बच जाती। और वो जो है वहाँ से मौके से नदारद होना वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अनावश्यक देर हुआ, उससे अत्यधिक ब्लीडिंग होने से वो बेचारे को जान गंवानी पड़ी। समय से इलाज होता, आज वो बच्चा हमारे साथ जिंदा होता। और दूसरी बात, जो आंदोलन हुआ पूरा जनता ने साथ दिया, पूरा जनता ने एक होकर आंदोलन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसी आंदोलन की वजह से जैसे पुल बंद किया, सारे लोग इकट्ठे होके गए, उसके वजह से जो है नेपाल मीडिया में भी काफ़ी हलचल हुआ। मित्र राष्ट्र नेपाल के हमारे मीडिया के जो मित्र लोग हैं वो लोग भी लगे हुए, नेपाल प्रशासन भी लगा हुआ है। और आरोपी तो पकड़े जाएंगे, कानून से कोई नहीं बच सकता। आरोपी के लिए सबसे बेटर ये है कि वो लोग कानून के हवाले खुद को करें, सरेंडर करें और जो वास्तविक घटना घटी थी वो मौके में आके बताएं। उससे जो है पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता होगा और उन लोग के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो कानून के पास बहुत हथकंडे हैं और जो है वो भागेंगे तो अपराध से बच नहीं सकते, वो उसका दंड परिजनों को भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए जो है कानून तो अपना कार्रवाई करेगा और निश्चित तौर से आरोपी पकड़े जाएंगे। हाँ, आंदोलन में सारे लोग एकजुट है, हर समाज से, हर वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं। और बीच में कई लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप के माध्यम से जो है जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, उनको इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, कुछ भी बक देंगे। उससे क्या होता है कि आंदोलन कमज़ोर होता है। और कुछ लोग ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि आंदोलन कमज़ोर पड़े और अंडरस्टैंड बक रहे और ताकि लोग उसमें न जुड़े। तो उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और सब लोग को एकजुट होकर जब तक ये कमलेश के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती, कमलेश के हत्यारे नहीं पकड़े जाते, सब लोग धैर्यपूर्वक इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे। तो सीमांत में अत्यधिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दो समुदाय थे जो बिल्कुल और एक सिक्के के दो पहलू की तरह मिलजुल के काम करते थे, अनवाल और जो सीमांत के रंग समुदाय है। उनका जो जीवनचर्या पूरा एक तरीके से एक समान है, रहन सहन एक समान है, और बकरी चराना, ऊन का काम करना, ये सब जो उनकी जीवन पद्धति एक जैसी उनकी जीवन चर्या रही है। और हालांकि वो लोग जो है ST आरक्षण में अलग हो गया, अलग बात है, वो सरकार जो इन दोनों को एक जोड़ नहीं पाई। लेकिन वो दोनों उन जो अनवाल समुदाय के भाई लोग हैं वो हमारे भाई लोग हैं और पूरा क्षेत्र के लोग इकट्ठे हैं। और बीच में जो लोग ऐसे बातें कह के दरार पैदा करना चाह रहे हैं, जो कई लोग, उनके खिलाफ सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यदि रंग समाज से कई लोग अनर्गल बयान करेंगे तो उसको समाज के लोग उनको ठीक करने का काम करेंगे। यदि अनवाल समाज से ऐसे बेतुके बयानबाजी आते हैं, जैसे बीच में व्हाट्सएप में हम कुछ बातें सुन रहे थे, तो उसको जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको अनवाल समुदाय के जो हमारे सुधीजन है, जो समाज वास्तव में समाज सेवक है, वो लोग इस चीज़ का ज़रूर संज्ञान लेंगे।